स्टूडेंट्स, आज की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देशी व्यापार की बात की थी। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत व्यापारिक संगठन में विदेशी व्यापार की बात करेंगे। इसलिए हमने टॉपिक में देशी व्यापार की बात करी थी, आज हम विदेशी व्यापार की बात करेंगे। तो विदेशी व्यापार क्या होता है वो समझिए। देशी व्यापार क्या है? देशी व्यापार था जैसे ये कोई देश है, इसकी सीमाओं के भीतर जो व्यापार होगा वो देशी व्यापार। और जब कोई व्यापार किसी देश की सीमा से बाहर निकल गया, जो सीमा होती है देशों की, उस देश की सीमा से बाहर निकल गया, यहाँ से दूसरा देश चालू हो जाता है। एक देश की लाइन होती है, उसके बाद दूसरा देश। तो एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है या दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है तो ये विदेशी व्यापार कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं में न रहकर देश की सीमाओं के बाहर दूसरे देशों के साथ किया जाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। इसका मीनिंग इतना कठिन नहीं है, जो समझ में नहीं आया। जो देश की सीमाओं में हो वो देशी व्यापार, और जो देश की सीमाओं से बाहर किसी दूसरे देशों के साथ किया जाता है वो विदेशी व्यापार होता है। जैसे भारत द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार करना, जापान के साथ व्यापार करना, रूस के साथ व्यापार करना या उनका भारत के साथ व्यापार करना, इस व्यापार को विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। वस्तुओं का आदान प्रदान, खरीदना और बेचना, ठीक है, ये विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार होता कितने प्रकार का है? विदेशी व्यापार होता है सबसे पहला आयात व्यापार। आयात व्यापार, आयात मतलब आने से, मंगाने से। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाता है, वस्तुओं को मंगाता है तो आयात व्यापार यानी इंपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट को बोलते हैं इंपोर्ट, मंगाना, ठीक है। यानी कि कोई देश, अगर हम भारत किसी दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाता है तो वो आयात व्यापार के अंतर्गत आता है। दूसरा है निर्यात व्यापार। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि कोई देश जब दूसरे देशों को वस्तुएं भेजता है या बेचता है तो निर्यात व्यापार कहलाते हैं। यानी हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा यदि किसी चीज का होता है तो दूसरे देश में उसको भेज सकते हैं तो वो निर्यात व्यापार कहलाता है। आपने दो ही व्यापार मोस्टली सुने होंगे विदेशी व्यापार के अंतर्गत, आयात व्यापार और निर्यात व्यापार। लेकिन एक तीसरा प्रकार का व्यापार और होता है जो विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है, निर्यात हेतु आयात व्यापार। निर्यात हेतु आयात व्यापार से इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपोर्ट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट तो इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपोर्ट, यानी ऐसा व्यापार जो आपने दो आयात व्यापार और निर्यात व्यापार एक होता है निर्यात हेतु आयात व्यापार। इंटरपोर्ट यानी कि जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगाता है, क्यों? अपने यूज करने के लिए नहीं, दूसरे देश में निर्यात करने के लिए, तो वो क्या है? निर्यात हेतु आयात कर रहा है। आयात कर रहा है अपने उपयोग के लिए नहीं बल्कि दूसरे देश को भेजने के लिए, तो वो क्या है? निर्यात हेतु आयात। क्या है? विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का विदेशी व्यापार होता है। मैंने पहले से ही बताया था, क्योंकि आप दो ही व्यापार आपने सुने होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। तीसरा है निर्यात हेतु, जिसे इंटरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये विदेशी व्यापार का अर्थ था और उसके प्रकार थे। ये देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर क्या होता है? देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या अंतर होता है? मैंने एक अंतर बताया था अभी कि देशी व्यापार देश की सीमाओं के भीतर होता है, विदेशी व्यापार देश की सीमाओं से बाहर होता है। अब प्रतिबंध, देशी व्यापार में ज्यादा प्रतिबंध नहीं होते, आप भारत में सामान ले कहीं भी बेचिए। लेकिन विदेशी व्यापार में प्रशुल्क या फीस संबंधी, शुल्क संबंधी कुछ प्रतिबंध होते हैं। जो और भी अंतर है इससे आप देख लेना, आगे है। ये महत्वपूर्ण अंतर है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आता है विदेशी व्यापार के लाभ क्या है। विदेशी व्यापार से लाभ क्या होते हैं, क्या फायदे हैं विदेशी व्यापार से? विदेशी व्यापार
के लाभ। तो इसके लाभों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसके लाभों को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। इसमें आ के अंतर्गत हम लिखेंगे आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभों का क्या मतलब? आर्थिक लाभों का यह मतलब है जो रुपए पैसे से यानी धन से संबंधित हो। तो उस आर्थिक लाभों में कौन कौन से लाभ आते हैं? सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, उपयोगिता में उपयोगिता में वृद्धि का क्या मतलब है? आपने देखा होगा घर में ऐसा सामान पड़ा है जो हमारे उपयोग नहीं है। मान लीजिए प्लास्टिक का कूड़ा कबाड़ा पड़ा है या लोहे का कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, बेकार पड़ा है स्टोर में, उसका कोई हमारे लिए यूज नहीं है। तब भी एक व्यक्ति जो कि लोहे ड्रिल वाले खरीदने वाले आते होंगे, तब वो उस कबाड़ को लेकर खरीद जाते हैं जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो क्यों खरीद रहे हैं? यानी उनके लिए उपयोगी है। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए शायद उपयोगी ना हो लेकिन वो दूसरों के लिए उपयोगी है। तो ऐसी वस्तु किसी देश में यदि उपयोगी नहीं है या कम उपयोगिता है या उनका ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो इस जो वस्तु बेकार पड़ी है किसी देश में, यानी जिसका ज्यादा यूज नहीं है, वो दूसरे देश में उपयोगी हो सकती है। तो इसलिए वो देश उन वस्तुओं को मंगाते हैं ताकि वो उनके देश में उपयोगी है। यानी कि इससे उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है वस्तु की। वो किसी देश में यदि उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो दूसरे देश में उसकी वैल्यू हो सकती है। तो उपयोगिता में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है विदेशी व्यापार से। दूसरा टॉपिक है देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति। उत्पन्न यानी देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति। देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति, यदि कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाता, उसके के प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं कि वो उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे देशों से उस वस्तु को आयात करता है और अपने यहाँ यूज करता है। जैसे भारत में पेट्रोल वगैरह जमीन में नहीं निकलता, डीजल नहीं निकलता है, तो दूसरे देशों जहाँ जमीन में ये संसाधन पाए जाते हैं वहां से मंगाता है। यानी कि हमारे देश में यदि कोई वस्तु उपयोग उत्पन्न नहीं हो रही है तो हम उसे विदेशी व्यापार के माध्यम से दूसरे देश से मंगाकर उसको यूज करते हैं। तो क्या है, उत्पन्न न होने वाली वस्तुओं की भी किसी देश को प्राप्ति हो सकती है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा संकट काल में सहायता। संकट काल में सहायता में विदेशी व्यापार कैसे सहायता करता है? देखा होगा जब दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उनके संबंध क्या होते हैं? उनके संबंध भी बढ़ते हैं। जब ऐसा तो नहीं कि संबंध नहीं और व्यापार हो रहा है, तो संबंध भी बढ़ते हैं। इससे जब किसी देश पर संकट आता है तो दूसरा देश उसकी हेल्प करता है। तो इससे संकट काल में भी सहायता मिलती है। दोनों देश एक दूसरे से उनके रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि वो दूसरे की उस परेशानी में भी थोड़ी बहुत सहायता करते हैं। अगला है अतिरिक्त माल का उपयोग। अतिरिक्त माल का उपयोग का मतलब क्या है? यदि किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा है तो वो कम उपयोगी होने लगता है, तो उसे उस देश में भेज देते हैं या जहां उसका उपयोग हो सके। यदि कोई वस्तु ज्यादा है तो उसका उपयोग थोड़ा कम होने लगता है, तो उस वस्तु को वैसी जगह भेज देते हैं ताकि उस जो अतिरिक्त माल है वो भी हमारा उपयोग में हो सके और दोनों ही देशों के लोगों को उसकी उपयोगिता का लाभ प्राप्त हो सके। हम भी यूज करें वो भी यूज करें। तो उपयोगिता में ये क्या होता है? सहायता की मिलती है इससे। आगे है 5वां नंबर एकाधिकार पर नियंत्रण। एकाधिकार पर नियंत्रण। एकाधिकार
एकाधिकार यानी किसी वस्तु पर एक ही कंपनी का या एक ही व्यक्ति का एकाधिकार हो तो वो वस्तुओं पर उसका पूरा प्रभुत्व हो जाता है और वो वस्तुओं को अपनी मनमानी से उसका रेट बढ़ाता है। तो एकाधिकार पर नियंत्रण में सहायता इससे मिलती है कि देश में कोई उत्पादन हो रहा है तो दूसरे देश से मंगा लेते हैं ताकि उसमें एकाधिकार किसी व्यक्ति का ना हो पाए। सरकार इस चीज को देखती है कि ये बन रहा है तो यही अगर उसको बनाएगा तो उसका एकाधिकार हो जाएगा, वो अपने हिसाब से उस वस्तु को चलाता है। तो दूसरे देशों को मंगाकर भी उस वस्तु की पूर्ति की जाती है, दूसरे देशों से मंगाकर, ताकि उस एकाधिकार पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो एकाधिकार से नियंत्रण इसके द्वारा होता है। आगे है, आगे छठा नंबर लिख देते हैं, मूल्यों में स्थिरता। सरकार इस पॉलिसी का यूज करती है, मूल्यों में स्थिरता। कभी कभी हम देखते हैं कि देश में वस्तु का उत्पादन कम हो गया तो उस वस्तु का मूल्य ज्यादा होने लगता है, तो वस्तु के मूल्य बढ़ने लगते हैं। हम सरकार जब वस्तु का मूल्य बढ़ते होने लगते हैं, सरकार को चिंता होती है क्योंकि जनता विरोध करती है, तो मूल्यों में स्थिरता बनी रहे, सरकार इसके लिए क्या करती है, वो उस वस्तु का आयात किसी दूसरे देश से करने लगती है, ताकि अब यहाँ पे उत्पादन कम हुआ तो यानी मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, मांग ज्यादा हो गई, पूर्ति कम है। अब सरकार उस पूर्ति को पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए विदेशों से मांग का आयात करने लगती है, ताकि वो वस्तु संकलन में आ जाए और उसका मूल्य बराबर हो जाए, यानी स्थिर बना रहे। तो सरकार ये पॉलिसी मोस्टली ज्यादातर अपनाती है। आगे है 7वां नंबर, रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, विदेशी व्यापार, आयात विदेशी व्यापार यानी आयात निर्यात व्यापार में कितने लोग जुड़े होते हैं, वो कंपनियां, वो बीमा कंपनी, ये व्यापारी, उसके एजेंट, कितने लोग इस व्यापार से जुड़ा होता है, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग का, बड़े स्तर का यह व्यापार है। तो विदेशी व्यापार के कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, यानी ये विदेशी व्यापार रोजगार की भी पूर्ति करता है, लोगों को रोजगार इसके द्वारा मिलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग। यहाँ प्राकृतिक साधन ही लिख देता हूं, प्राकृतिक साधनों का उपयोग, पूरा लिख देते हैं, प्राकृतिक साधनों का उपयोग। प्राकृतिक साधनों का उपयोग कैसे होता है, किसी देश में बहुत प्राकृतिक साधन है लेकिन वो देश उन प्राकृतिक साधनों का समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो विकसित देश हैं, विकसित देश उन देशों में पूंजी लगाते हैं और नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करते हैं, ताकि जिससे दोनों का ही फायदा होता है। वो उद्योग धंधे लगा देते हैं और वहाँ के प्राकृतिक साधन बेकार नहीं जाते, उससे उनका समुचित विद्रोह होकर उत्पादन में वृद्धि होती है। तो प्राकृतिक साधनों का उपयोग हो जाता है। मान लीजिए कोई गरीब देश है और वहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन दिए हैं ईश्वर ने, लेकिन अब उन पे लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो दूसरा कोई विकसित देश वहां पर पैसा लगाकर नए नए उद्योग स्थापित करता है, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होती है। अगला टॉपिक है, ये अभी हमने बात करी थी आर्थिक लाभ। ये टॉपिक हमारे 8 है, आर्थिक लाभ की ये आ गए। अब है दूसरे अनार्थिक लाभ, यानी कि विदेशी व्यापार से केवल रुपए पैसे ही सही नहीं कमाए जाते, और भी इसकी बातें हम बात करेंगे हम। अनार्थिक लाभ, अनार्थिक लाभ, विदेशी व्यापार कैसे आर्थिक लाभ है, देखिए अनार्थिक लाभ का जो रुपए पैसे से ना कमाया गया हो, जिसमें वो चलता है, मतलब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो कमाने के लिए, लेकिन कमाने के अलावा भी इसमें क्या है, दूसरा इसमें है, सबसे पहला है पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग का क्या मतलब है, जब दो देश हैं और आपस में उनका व्यापार चल रहा है तो वो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, कुछ टॉपिक ये संकट काल जैसा ही है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सांस्कृतिक संबंध, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक क्या है, हर देश का कल्चर, हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है। भारत की संस्कृति अलग है, विदेशों की
संस्कृति अलग है। जब विदेशी व्यापार के अंतर्गत उसके प्रतिनिधि अलग अलग देशों में घूमते हैं तो वहाँ की वो संस्कृति को भी देखते हैं, वहाँ की संस्कृति को भी देखते हैं और देखते हैं, सीखते हैं और उस संस्कृति को अपने यहाँ भी लागू करने की वो करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ने की चलती है संस्कृति, हाथ जोड़ने की, पैर छूने की, तो अब लोग हाथ मिलाने से डर रहे हैं। अब विदेशों में भी हाथ जोड़े जा रहे हैं, नमस्ते किया जा रहा है, तो ये नमस्ते हाथ जोड़ने की कहाँ की संस्कृति है? भारत की संस्कृति है। तो दूसरे देशों के लोग क्यों आए? वो व्यापार करने आए, उनके हमारे से संबंध है, सांस्कृतिक संबंध उन्होंने हमारे ग्रहण किए। यानी कि आज हम भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी हाथ जोड़ा जा रहा है, हाथ मिलाने से थोड़ा बचा जा रहा है। तो सांस्कृतिक संबंध यदि हमारे संबंध ही नहीं है किसी देश से तो वो आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो हमारी संस्कृति सीखेंगे नहीं। तो ये आज मैंने आपको विदेशी व्यापार के बारे में बताया। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके दोष और कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत दोष और कठिनाइयाँ क्या क्या होती है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।